हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर इन नेचर कि हमारे जो नेचर है उसमें हीट ट्रांसफर किन किन तरीकों से और कैसे कैसे होती है। हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। इक्वेटर पर टेम्परेचर अलग होता है, पोल्स पे टेम्परेचर अलग होता है। कोई स्थान या तो बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है, कहीं पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर ये हीट आती कहाँ से है और अलग अलग जगहों पर ये कैसे अलग अलग होती है। कहीं ज़्यादा, कहीं ठंडा है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसी चीज़ को इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। तो इसमें जैसा कि बताया गया है, पेमा और उसका भाई गैंगटोक में रहते हैं। गैंगटोक सिक्किम की कैपिटल है, जो कि हमारी ईस्टर्न स्टेट में पड़ती है, भूटान और नेपाल के बीच में, चाइना बॉर्डर पे। अब पर्लिन, जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों सॉरी सर्दियों की छुट्टियों में, विंटर वैकेशन में कहा गया था घूमने केरल। तो केरल क्या है, सी शोर पे पड़ता है, समुद्र के किनारे। तो वहां पे घूमने के बाद में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है साथ में। अपने उसके बाबा दादी बैठे हैं और उसकी सिस्टर बैठी है। और वे क्या कर रहे हैं, गैंगटोक में क्योंकि ठंड होती है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है, हिमालय का, हिमालयन रीजन होने की वजह से वो पहाड़ी एरिया है। और MSL मीन सी लेवल से जो गैंगटोक की ऊंचाई है वो अराउंड 5400 फीट के आसपास है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा ठंडा तो वो रहता है, सॉरी। तो वो वहाँ पे बैठ के इनके साथ में शाम का टाइम है, और आग जला के वो आग को ताप रहे हैं। ये देखो, ये बाबा है, दादी है उसकी, और वो पर्लन और उसकी सिस्टर। और अपना एक वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है जिसको बोलते हैं थुक्पा, सिक्किम का। उसको एक लार्ज मेटल के पैन में, जिसको हम कढ़ाई बोलते हैं, लार्ज मेटल पैन में वो आग के ऊपर आग भी ताप रहे हैं और साथ में उसको भी पका रहे हैं। ठीक है। तो पर्यटन क्या बोलता है कि गैंगटोक की अपेक्षा केरल में जब वो सर्दियों में गया था तो उसको वहाँ पे ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड महसूस हुआ। अब इस चीज़ को वे दोनों भी जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि कोई जगह गर्म तो कोई जगह ठंडी क्यों है। सेम मौसम है, दिसंबर जनवरी का मंथ है, गैंगटोक में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और केरला में काफ़ी गर्मी और ह्यूमिड है। उनकी इस क्यूरियोसिटी को सुनकर उनके दादाजी जो बैठे हैं, वो एक रिटायर्ड साइंस टीचर है, वो उनको बताते हैं कि केरल जो है वो इक्वेटर के पास में है और समुद्र के भी पास है, सीशोर एरिया है। जबकि गैंगटोक इससे समुद्र से भी दूर है और इक्वेटर से भी काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी और ह्यूमिड रहता है और यहाँ पर सर्दी रहती है। अब पार्लिन को क्लास 6 में पढ़ा हुआ याद आता है कि पृथ्वी पर हीट और लाइट का जो मेन सोर्स है वो सन है। सन से तो मिलती है हीट और लाइट। और इक्वेटर पर क्लाइमेट जनरली हॉट रहता है। क्यों? क्योंकि सनरेज इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी गिरती हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं, पेमा क्या कर रही है कि जो थुक्पा पक रहा है एक बड़े पैन में, उसको पकते हुए देख रही है। अब उसको वो इतने ध्यान से देख रही है कि उसके मन में भी सवाल उठ रहे हैं। अब पेमा पूछती है कि यूटेंसिल्स मेटल के ही क्यों बने होते हैं, जिसमें आप थुक्पा पका रहे हो वो मेटल का ही क्यों है। अब पार्लन उसको बताता है कि मेटल हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, कोई भी मेटल। जैसे कि आप सबने भी द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में इस साल पढ़ा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए जो इसके नीचे जो आग जलाई हुई है, उससे हीट कहाँ आएगी, मेटल के बर्तन में। ये मेटल का बर्तन गुड कंडक्टर है तो उस हीट को फर्दर
जो ये खाना पका रहे हैं थुक्पा, थुक्पा को ट्रांसफर कर देगा। तो इसलिए मेटल के बर्तन में वो बना रहे हैं। अब आपके सवाल में आ रहा होगा कि हीट, नीचे आग जल रही है मेटल के बर्तन के, बर्तन मेटल उससे आग से बर्तन में आ रही है, बर्तन से फिर खाने में कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये हीट ट्रांसफर हो कैसे रही है। इसलिए आप, अब आपको एक एक्सरसाइज है कंडक्शन ऑफ हीट। इसका जो जिस मेथड से ट्रांसफर हो रही है उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन कैसे होता है इसको एक्सपेरिमेंट करके आप खुद भी देख सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, इस एक्टिविटी में एक मेटल स्ट्रिप को स्टैंड से बांध लेना है और उस पर वैक्स की हेल्प से, जैसे यहाँ पे लगी है आयरन नेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वैक्स लगा के वो चिपका लेनी है। और आपको इसके एक एंड पे उसको स्टैंड में लगा लेना है। उसके एक एंड को आप मेटल के नीचे मोमबत्ती या कुछ भी जला के उसको गर्म करोगे। जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तो हम देखेंगे स्ट्रिप में जो नेल्स लगी हुई है वो वन बाय वन, पहले फर्स्ट गिरेगी, तो फिर सेकंड गिरेगी, फिर थर्ड गिरेगी, फिर फोर्थ गिरेगी, क्यों गिरेगी, क्योंकि जिस वैक्स से वो चिपके हुए हैं वो वैक्स मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे। वो कैसे मेल्ट होता है, आपने तो डायरेक्टली उसको तो गर्म किया नहीं है, गर्म तो आपने मेटल स्ट्रिप का एक एंड किया है। अब मेटल स्ट्रिप में क्या होता क्या है कि ये मेटल हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है विदाउट मूविंग। मूव नहीं करता है इसका पार्टिकल, बस एक 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 पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को भेजता रहता है। इसलिए धीरे धीरे पहले जो नंबर 1 पिन के पास पार्टिकल है वहां पहुंची, इसलिए वहां का मोम गर्म होकर वहां का मोम पिघला, वहां का मोम पिघल के नंबर 1 नेल नीचे गिरी, फिर वो हीट आगे बढ़ी तो नंबर 2 गिरी। तो ये सीरियली गिरेंगी ये नेल पूरी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चलता है कि मेटल का जब हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसके दूसरे सिरे तक हीट पहुंच रही है। हमने तो एक ही सिरा गर्म किया ना इसका, लेकिन दूसरे लास्ट सिरे लास्ट एंड तक इसके हीट पहुंच गई। अब इसी प्रोसेस को कि किसी ऑब्जेक्ट के हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट के ट्रांसफर को कंडक्शन कहते हैं, जो कि इसमें दिया गया है कंडक्शन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। यही है कंडक्शन। तो इस प्रोसेस में जो भी पार्टिकल हीट होता है, मेटल का जो भी पार्टिकल हीट हो रहा है, वह अपने पड़ोसी को, अपने नाइबर को, जो उसका नेबर है, वह ही ट्रांसफर कर देता है और फिर वह तीसरे को। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल में हीट ना पहुंच जाए, वो लगभग सारे एक इक्वल टेम्परेचर पे ना आ जाए। और ये मैंने जैसे बताया था कि विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहे हैं, खुद से एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं बस। ठीक है। अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो भी मेटल, जैसे कि मेटल जो अब जो भी मटेरियल, जैसे कि मेटल हीट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, वे हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जो हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाने देते हैं। तो वो क्या हो गए, हीट के गुड कंडक्टर हो गए। इसलिए हम कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो मेटल के करते हैं, क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। बर्नर से हीट कुकिंग यूटेंसिल्स में आती है, कुकिंग यूटेंसिल्स से हीट जो उसमें खाना पक रहा है उस खाने में जाती है, जिससे खाना पक जाता है। अगर आप एक्टिविटी 7.1 में मेटल स्ट्रिप की जगह वुड या ग्लास की स्ट्रिप लोगे तो वैक्स से चिपकी पिन नहीं गिरेगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि वुड या ग्लास अपने अंदर हीट को फ्लो नहीं होने देंगे, और जब वो फ्लो नहीं होने देंगे तो उसका एक एंड ही गर्म होता रहेगा, उसका फर्दर वो हीट आगे फ्लो होगी नहीं, और हीट फ्लो नहीं होगी तो उसके दूसरा एंड गर्म होगा नहीं। इसलिए ये क्या हो गए, हीट के पुअर कंडक्टर हो गए, जैसा कि यहाँ लिखा है। Materials such as glass, wood does not allow heat to pass through them easily and are poor conductors. पुअर कंडक्टर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इंसुलेटर का मतलब ही होता है जो किसी चीज को रोके। हम एक
चाय को क्ले या पोर्सिन के कप में ही क्यों पीते हैं? अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब उससे पहले ये आ गया लिस्ट ऑफ गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये एक्टिविटी टेबल 7.2 है। इसमें आप अपने आसपास जितने भी आपके मटेरियल हैं उनको लिखो, उनके नाम, और उससे आगे लिखो कि वो हीट का गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। ये आप खुद से जज करो और लिखो उसको समझ के, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज हो ही गया कि आप ये देख सको कि वो हीट के पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। अभी हम चाय को क्ले या पोर्सलिन के कप में ही क्यों पीते हैं? क्योंकि क्ले और पोर्सलिन दोनों ही हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है तो हीट को क्या करेंगे, जो चाय चाय रहेगा, सूप रहेगा, वो गर्म ही बना रहेगा, वो बाहर उसकी हीट को बाहर डिसिपेट ये नहीं होने देंगे, देर तक गर्म रहे। इसीलिए हम चाय को या गर्म जो भी गर्म चीज़ है उसको या तो क्ले या पोर्सलिन के कप में पीते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा ना हो। अब ये पूछता है कि क्या आपने अपनी इस लिस्ट में जो आपने ऊपर लिस्ट बनाई है 7.2, इसमें आपने एयर को इंक्लूड किया है? और इंक्लूड किया है तो कहाँ रखा है? एयर को गुड कंडक्टर में रखा है हीट के या पुअर कंडक्टर में रखा है? कहाँ इंक्लूड किया आपने? इसके लिए पहले हम विंटर में वूलन क्लोथ क्यों पहनते हैं ये जानना जरूरी है। क्या पर्पज होता है वुलन क्लोथ का? वुलन क्लोथ ही क्यों पहनते हैं, बाकी क्यों नहीं पहनते? तो इसको समझ लेते हैं पहले। वुलन फाइबर में क्या होता है कि एयर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र जिनको बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स एंड एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होता है? हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो इसलिए जो हमारी बॉडी की गर्मी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर एटमॉस्फेयर में डिसिपेट नहीं होने देता है। तो इसलिए हम वुलन फैब्रिक क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में, या ओढ़ते हैं ब्लैंकेट वुलन का। समझ गए? क्योंकि वुलन में जो एयर ट्रैप हो जाती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होने की वजह से। अब आगे अब बात करते हैं कि सर्दी में हम एक मोटे ब्लैंकेट की जगह दो बारी ब्लैंकेट ओढ़े तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे या एक ब्लैंकेट ज़्यादा इफेक्टिव होगा? आप इसमें दिमाग लगाओ, सोचो। जैसे मैंने बताया कि कहीं भी स्पेस होगा तो वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगी। आप एक ब्लैंकेट ओढ़ोगे तो उसमें जो एयर प्रेजेंट रहेगी केवल जो उसके खुद के पोर्स हैं उनमें एयर प्रेजेंट रहेगी, वो रोकेगी ठंड, क्योंकि वो पोर कंडक्टर है एयर हीट का। लेकिन अगर आप दो थिन ब्लैंकेट ओढ़ोगे तो उनमें खुद तो रहेगा ही एयर ये पोर्स, बट इसके अलावा भी जो दो ब्लैंकेट के बीच में लेयर बनेगी वो लेयर भी एयर की ही बनेगी। वो एयर और काफ़ी मोट काफ़ी थिक होगी। तो इसलिए अगर आप बारीक बारीक एक मोटा ब्लैंकेट वुलन ब्लैंकेट ओढ़ने के बजाय बारीक बारीक दो बारीक ब्लैंकेट आपस में जोड़ के ओढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा गर्म रखते हैं, क्योंकि उसके बीच में एयर की लेयर बन जाती है जिससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाती है। अब इस सेम मेथोलॉजी को हम घर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि घर की बाहरी दीवार को आप वैसे बना सकते हो कि आपके घर में बाहर की गर्मी ना आए या बाहर की सर्दी ना आए, आपके घर के अंदर की गर्मी बाहर ना जाए या आपके अंदर ही घर की सर्दी बाहर ना जाए गर्मियों में। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो बाहर की दीवार है घर की उसको ब्रिक्स की तो बनती है, होलो ब्रिक्स, वो ब्रिक्स अंदर से होलो होनी चाहिए जिससे कि उनमें एयर रहे और वे घर के अंदर की हीट को बाहर ना जाने। एयर रहेगी तो पुअर ये इंसुलेटर का काम करेगी जिससे घर के अंदर की सर्दियों में घर के अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और गर्मी में बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिनेटिंग फैक्ट्स। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में उन्होंने क्या बताया है कि उत्तरांचल स्टेट का उत्तरकाशी, उसमें मोरी ब्लॉक है उत्तराखंड का। उत्तराखंड स्टेट का उत्तरकाशी हिमालय के अपर रीजन में पड़ता है।
इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, अपर रीजन में है तो बहुत ठंड होती है। यहाँ के लोग घरों को लकड़ी की 2 दीवारों से बनाते हैं। पहले एक बनाए, एक दीवार लकड़ी की बनाएंगे, फिर दूसरी लकड़ी की दीवार बनाएंगे, क्योंकि और उनके बीच में क्या भरते हैं, गाय का गोबर और कीचड़ भर देते हैं, काऊ मड और काऊ डंग और मड भर देते हैं, जिससे कि क्योंकि दो में भी गाय का गोबर भी और कीचड़ भी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो वे घर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देते, जिससे ही घर गर्म बना रहता है। ठीक है। अब पेमा और पाल्डन, अब आगे चलते हैं कि ये क्या कर। अब पेमा और पाल्डन का ध्यान स्मोक पर जाता है। आग जल रही है, उसमें धुआं भी होगा, स्मोक निकल रही होगी, और वो स्मोक ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो सोचते हैं कि ये स्मोक ऊपर ही क्यों जा रही है, ये साइड में भी जा सकती थी। अब इसको समझने के लिए एक्टिविटी 2 दी हुई है, कन्वेक्शन 7.2। तो कन्वेक्शन को कैसे समझेंगे हम कि कैसे कन्वेक्शन होता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक वुडन की स्टिक लेनी है, उसके दोनों तरफ पेपर कप बांध लेना है थ्रेड से इक्वल इक्वल, जैसा कि इसमें फोटो में दिखाया गया है, और उसको सेंटर से हैंग कर देना है, बिल्कुल एकदम सेंटर से, ताकि वो बिल्कुल एकदम पैरेलल, ये बिल्कुल एकदम बराबर रहें दोनों, कोई सा भी कम या ज़्यादा किधर को भी झुके नहीं। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे उसके बाद में एक कप के नीचे आप बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती रख दोगे, जिससे क्या होगा कि मोमबत्ती के जहां आग जल रही है उसके ऊपर अपने ऊपर की एयर को गर्म करेगा। जब एयर गर्म होगी तो गर्म होने के बाद में वो क्या होगी, वो एक्सपेंड करेगी। तो जो कप के अंदर की एयर है वो गर्म हुई, वो एक्सपेंड करेगी। वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, तो एक्सपेंड करेगी मतलब ज़्यादा जगह घेरेगी, तो ज़्यादा जगह फैलना शुरू करेगी। जितनी एयर अभी कप में आ जा रही थी वो कप में नहीं आएगी, वो कप से कुछ बाहर भी निकल जाएगी, जिसकी वजह से वो कप के अंदर एयर की क्वांटिटी कम रह जाएगी और वो हल्का हो जाएगा। अब जो हल्का हो जाएगा वो सीधी सी बात है ऊपर को जाएगा पलड़ा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, जो उनका भारी रहेगा दूसरी तरफ जो नॉर्मल है वो नीचे आएगा। तो ये आपने क्या बनाया, वेइंग मशीन बनाई, एक बैलेंस, इसको बैलेंस बोलते हैं। आपने उसमें उसकी मदद से आप फाइंड आउट कर रहे हो कि जैसे ही आप एयर को गर्म करते हो तो हल्की हो जाती है और एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, हल्की हो जाती है वो। ये आप इससे समझ सकते हो। अब एक चीज़ और है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो आप खुद घर पे करके देख सकते हो बड़े आसानी से। आप एक बलून में हवा भरी है और उस बलून को धूप में रख दीजिए। जैसे ही धूप से बलून के अंदर की हवा गर्म होगी, हवा गर्म होते क्या करेगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। अब वो जब एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो बलून तो फ्लेक्सिबल है, तो बलून देखना थोड़ा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा खुद, जैसे ही अंदर की हवा गर्म होगी। तो ये एग्जांपल आप खुद से भी करके देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हवा जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है। इसको आप अगरबत्ती के धुएं से भी समझ सकते हैं कि अगरबत्ती का धुआं कैसे ऊपर जाता है। अगर आपने पास की एयर को अगरबत्ती अपने पास की एयर को क्या करती है, गर्म करती है, जिससे कि वो एक्सपेंड होती है और ऊपर उठती है। वही सेम काम वो करती है कि जो उसके पास में एयर होती है उसको गर्म करेगी, जहाँ जलेगी अगरबत्ती का ऊपर का सिरा होगा जो जल रहा होगा, और वो इसीलिए धुआं क्या करेगा, जहाँ से एक्सपेंड करेगी वहाँ पे खाली स्पेस बनेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम रहेगा, तो वहीं पे उसको धुआं फिल करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका धुआं किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी हो गया। लेट अस फाइंड द एक्टिविटी। हाँ, अब हम इस चीज को पानी में देख लेते हैं कि पानी में हीट ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, लिक्विड में, पानी इन द सेंस लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में हीट ट्रांसफर होती कैसे है। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए एक्टिविटी 7.3 दी गई रही, दिस इज द एक्टिविटी। इसके लिए आपको बीकर में 500 ml पानी लेना है, आधा भर लो उसको, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी बोलते हैं,
तो लाल एज एज इट नेम इट सेल्फ, लाल दवा ये रेड कलर वो होता बैंगनी कलर का है, बट जैसे इसको पानी में डालते हैं लाल कलर देता है। तो इसको आप नीचे इसका एक दाना इसके सेंटर में रख दो, और उसके बिल्कुल सेंटर के नीचे ही इसके ऐसे इसको फैसिलिटेट करो कि इसके बिल्कुल सेंटर के नीचे आप मोमबत्ती जलाओ, आग जलाओ एकदम सेंटर में। अब क्या होगा कि पानी जहाँ आपने सेंटर में मोमबत्ती जलाई वहीं से गर्म होना स्टार्ट होगा, वहीं से गर्म होना स्टार्ट होगा ना। तो जो वहाँ का पानी गर्म होगा तो वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पानी में घुलेगा, और लाल लकीर आपको ऊपर को उठती दिखेगी पानी में, सेम स्ट्रेट बिल्कुल एकदम। ठीक है, जैसे ही पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होके क्या होगा, वो ऊपर को पानी में भी एयर होती है, और वैसे ही पानी जब गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, तो ऊपर को उठने की कोशिश करेगा। अब ऊपर उठ के वो जाएगा कहाँ, वो बाहर तो जाएगा नहीं इससे। तो वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ से नीचे के लेवल से पानी ऊपर उठा, तो जो पास में ठंडा पानी है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो उसको फिल कर वो उसको फिल करेगा। अब वो नीचे से फिल करेगा तो ऊपर वाला पानी उस नीचे वाले को फिल करेगा। अब जो ये एक्स्ट्रा पानी ऊपर गया है उठ के लाल लकीर, ये लाल लकीर दोनों तरफ को जो पानी सर्कुलेट कर रहा है बीकर में नीचे को, तो ऊपर से नीचे को आती हुई आपको फिर दिखेंगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस हो जाए, बन जाएगा पूरा ऐसे राउंड राउंड के सेंटर से ऐसे लाल लकीर ऊपर उठी और साइड में को बीकर के ऐसे वापस नीचे आ गई। फिर अगेन वो गर्म पानी ऊपर गया और फिर घूम के ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, इस पूरी साइकिल को, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इन दिस केस एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल। इसमें क्या हो रहा है कि वाटर के एक्चुअल में वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वही दिख रहे हैं ना, एक्चुअल वाटर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर घूम के नीचे आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। पहला आपने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन में कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है केवल। और कन्वेक्शन में कोई लिक्विड में होता है, लिक्विड इटसेल्फ मूव, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इटसेल्फ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसको। अब लैंड एंड सी ब्रिज देखो, ये बड़ा अच्छा फिनोमिना है लैंड और सी ब्रिज का। अब वो अपने केरला घूमने गया था। केरला कहाँ है, सीसोर में है, बीच के किनारे है, वो बीच में भी गया। तो बीच का अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वहाँ पे कैसा लग रहा था बीच पे। ड्यूरिंग द डे द सैंड और सॉयल नियर द बीच इज होटर देन द वाटर इन द सी, कि बीच के पास की जो सैंड और सॉयल थी वो ज़्यादा गर्म फील हो रही थी एज कंपेयर टू वाटर, सी वाटर। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि लैंड सरफेस सन की हीट से जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है जब सूरज ढल जाता है। बट सी वाटर क्या है कि ह्यूज अमाउंट है, उसमें पूरे में सर्कुलेशन हो जाएगा। लैंड की सरफेस तो क्या है कि ऊपर ऊपर की गर्म हो जाएगी, वो नीचे हीट धीरे धीरे ट्रांसफर करेगी नीचे। बट इसमें क्या हो रहा है कि आपका पानी पहले ऊपर का गर्म होगा, पहले ऊपर का गर्म होगा, वो फिर नीचे घूम के पूरे पानी को जब तक गर्म करेगा उतने में बहुत टाइम लगता है। तो गर्म भी देर से होता है समुद्र का पानी, और ठंडा भी फिर ऐसे धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा भी देर से होता है। तो जिसके कारण होता क्या है ये सब चीज़ होने से, कि समुद्र का पानी हवा चलती है वहाँ पे। ये जो प्रोसेस दिखा रखा है ये बड़ा अच्छा है, ये देखो ऐसे। तो दिन में क्या होगा कि लैंड गर्म हो जाएगा सन की गर्मी से जल्दी, तो लैंड पे क्या होगा, एयर गर्म हो जाएगी, लैंड गर्म होगा तो उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाएगी, एयर गर्म होगी तो ऊपर उठना शुरू करेगी। अब जो वहाँ से एयर ऊपर उठी उसको फिल करने के लिए जो सी के ऊपर की एयर है ठंडी, सी तो गर्म हुआ नहीं है, सी के ऊपर की एयर ठंडी है, वो उसको फिल करने के लिए जैसे ये दिखाया गया है सेम इसमें, वो उसको फिल करने के लिए आएगी। अब वो इसको फिल करने के लिए आई तो यहाँ पे स्पेस बन गया। अब यहाँ पे स्पेस बना तो वार्म एयर वापस इसको फिल करेगी।
देन अगेन ये जो कोल्ड एयर यहाँ पे पहुंची, ये फिर गर्म हो जाएगी लैंड की गर्मी से, ये फिर गर्म होकर फिर वापस ऊपर उठेगी और इसको फिल करने के लिए फिर समुद्र के पास से हवा आएगी। तो दिन में होता क्या है, सी शोर में दिन में हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ चलती है और ठंडी हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, कूल सी ब्रीज। ठीक है। रात में इसका उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे ही रात होती है, शाम होते होते क्या होता है, पूरे दिन सूरज की गर्मी से अब पानी पानी थोड़ा गर्म रहता है, पानी का टेम्परेचर, और लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही सूरज ढलने को होता है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो पानी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब पानी से उसका टेम्परेचर ठंडा हुआ तो अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा कि सी के ऊपर की एयर गर्म रहेगी, वो ऊपर उठेगी, और लैंड की एयर ठंडी रहेगी। तो अब क्या होगा कि जैसे सी के ऊपर वाली एयर ऊपर उठना स्टार्ट होगी, इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। वो इसमें दिया गया है, देखो इसमें। अब सी के ऊपर की एयर गर्म होके ऊपर उठी, लैंड की एयर ठंडी एयर ने उसकी जगह ले ली, फिर ये गर्म एयर ने लैंड में उसकी जगह ली, वो फिर ठंडी हुई, ठंडी होकर फिर वो ये कूल एयर लैंड की सी में पहुंची, वो फिर गर्म हुई, गर्म होकर फिर ऊपर उठी, फिर ठंडी एयर लैंड से आई। तो रात में हवाएं कैसे चलती हैं, रात में हवाएं चलेंगी लैंड से सी की तरफ, क्योंकि जो ऊपर एटमोसफेयर में एयर चल रही है वो आपको फील नहीं होगी, आपको तो जो ग्राउंड पे एयर है वही फील होगी ना। तो ग्राउंड में तो एक्चुअल में लैंड से सी की तरफ जा रही है, क्योंकि ठंडी हवा वहाँ है। तो ये काम होता है लैंड और सी, लैंड और सी के जो सीशोर होता है, सीशोर पे एयर की डायरेक्शंस ऐसे होती हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप क्लियरली पूछ सकते हैं, पूरा एक वीडियो उस पर अच्छे से बना के समझा सकता हूँ अगर किसी को डाउट है तो, कि कैसे सी शोर पे हवाएं कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं। आई थिंक समझना आ भी गया होगा। अब तीसरी चीज़ होती है, ये तो दोनों चीज़ें हुई थी हीट ट्रांसफ़र की, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब तीसरी चीज़ आ गई रेडिएशन। अभी रेडिएशन क्या होता है, देखो पेमा और पाल्डन आग के पास बैठे थे, लेकिन उनको आग की गर्मी फील हो रही थी। वो आग की गर्मी उनको क्यों फील हो रही थी, अब उनके दिमाग में ये सवाल आया कि हम आग, देखो हम आग के साथ कंडक्शन भी नहीं हो रहा, हमारे साथ कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन तब भी हमें गर्मी फील हो रही है, ऐसा तो। और वही सेम चीज़ वो सूरज के लिए भी बोल सकते हैं कि सन से जो हमें हीट मिल रही है, ना तो कंडक्शन से मिल रही है ना वो कन्वेक्शन से मिल रही है, तो सूरज से हमें हीट मिल कैसे रही है। अब ये तीसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं रेडिएशन। सूरज से हमें जो हीट मिलती है और जो उनको आग से गर्मी मिल रही है, वो रेडिएशन के थ्रू मिल रही है। ठीक है। अब दोनों चीज़ में यही होता है। इसके लिए रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये विदाउट मीडियम, देखो आपको कंडक्शन में मीडियम की ज़रूरत थी और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत थी, बट रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए आपको किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उसको कहता हूँ रेडिएशन। जैसे आप देखोगे कि ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट करते हैं, चाहे वो गर्म बर्तन ही क्यों ना हो, उसमें कंडक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है साथ में, क्योंकि वो खुद गर्म है तो गर्म होने से वो अपनी हीट बाहर रेडिएट होकर भी बाहर कर रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। जैसे आप फ्लेम से उसको उतार दोगे तो एकदम से ठंडा नहीं होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि उसमें खुद में इस भाई उसमें खुद में कहीं जगह हो तो वो हीट अपनी कहीं डिसिपेट करे, एटमॉस्फेयर में उसको कंडक्शन से कर नहीं सकता डिसिपेट वो। तो ठंडा कैसे हो रहा है, वो ठंडा वो रेडिएशन से हो रहा है, रेडिएट होकर उसमें से हीट रेडिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से उसमें कुछ टाइम लगता है उसको ठंडा होने में। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये बात करते हैं कि वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। अब हम गर्मियों में आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको सजेस्ट करते होंगे कि वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनना, जिससे आपको गर्मी कम लगेगी, और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना जिससे आपको सर्दी कम लगेगी। ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि वाइट कलर और लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोर हीट, जैसे उन पे
हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने की वजह से उनमें अंदर गर्मी आ नहीं पाती, तो अंदर गर्मी आती, इसलिए हमें उन कपड़ों में समर टाइम में ठंडा फील होता है। और डार्क सरफेस में क्या होता है कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने की वजह से गर्मी उनके अंदर रह जाती है और हमें खुद को गर्मी फील होती है। इसको हम उल्टा विंटर में करते हैं कि विंटर में हम जो भी धूप आती है वो उनको एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी को वार्म फील कराती है। अब देखो ये एक एग्जांपल है। इन गैस पे पानी गर्म करने में आपको तीनों चीजें एक साथ, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी, हीट के जो तीनों प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस एक साथ दिख जाते हैं इसमें। वो कैसे दिखते हैं, ये मेटल पैन के नीचे आग जली हुई है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन से कोई, ये तो आग तो जली हुई है, तो ये किससे इसको बर्तन में पहुंच रही है, रेडिएशन से। रेडिएशन से फिर बर्तन में पहुंची, बर्तन ने खुद को क्या किया, कंडक्शन से पानी को दे दी वो हीट, और पानी ने उसमें कन्वेक्शन के थ्रू पूरे पानी को गर्म कर दिया। तो इसमें तीनों प्रोसेस होते हैं जब आप गैस से पानी गर्म करते हो। अब इन कंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट। कंडक्शन में ये होता है ना, कोई एक मैटर, किसी मैटर का एक पार्टिकल हीट रिसीव करता है और वो बाकी सबको ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट पार्टिकल को, वो नेक्स्ट को करता है। पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर एरिसिंग, देयर इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कई बार बता दिया है। इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर्स टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि पानी में हो रहा है। नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ए मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो सके। बट इन केस ऑफ रेडिएशन हीट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम या किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि आपने अभी समझा भी हो। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अब जैसे बुखारी जलाते हैं कहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ घरों में क्या जलाते हैं, रात में घर को, कमरे को गर्म करने के लिए बुखारी जलाते हैं। पहली चीज़ तो कमरा भी इससे रेडिएशन से ही गर्म हो रहा है, क्योंकि आग तो एक जगह जल रही है और वो धुआं बन के ऊपर चली जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी तपन जो रेडिएशन के थ्रू पूरे कमरे को गर्म कर रही है। अभी देखो उसके ऊपर एक टी केटल रखी हुई है, टी केटल में चाय गर्म रहेगी, इससे क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कंडक्शन के थ्रू ये जो बुखारी का अपर एंड है वो गर्म हो जाएगा। अब वो गर्म होगा तो जो टी केटल ये मेटल की है, इसमें कंडक्शन के थ्रू इसमें हीट जाएगी, इसमें हीट जाके वो अंदर जो टी हो, सूप हो, पानी हो, उसको वार्म रखेगी। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, और या खाना बनाना हो, आप कुकिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो हीट के तीनों प्रोसेस हो रहे हैं। अगर आपने उसमें चाय, उसमें खाना बना रहे हो आप, या चाय बना रहे हो, या पानी गर्म कर रहे हो, तीनों हो रहे हैं ना। पहले में रेडिएशन हो रहा है, दूसरे में कंडक्शन हो रहा है, और टी के केटल के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है। यहाँ भी तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब आती है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे काम करती है, इसको बड़े अच्छे से आपने वाटर साइकिल को क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है वो 3 स्टेट में है नेचर में। किस किस चीज़ में, लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, और मोस्ट एयर, ये गैस में भी है। लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ पे वाटर। लिक्विड फॉर्म में कहाँ है, समुद्र में है, अर्थ के नीचे है। सॉलिड फॉर्म में कहाँ कहाँ है, ये आपका स्नो होगी, आइस होगी ग्लेशियर पे, माउंटेन पे, पोलर, जो पोलर रीजन है अर्थ का, पोलर पे गैस, बर्फ जमी हुई है। और गैस ने तो पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में ये प्रेजेंट है। अब गर्मियों में होता क्या है, ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू सन्स रेडिएशन। अब
गर्मियों में क्या होता है कि जो सन की रेडिएशन आती है गर्म होके कुछ बर्फ पिघल जाती है, और वो रिवर, वो पानी फिर क्या बनाता है, वो पानी ही नदियाँ बनाता है। जो बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर में ऊपर पहाड़ों पे स्नो, उसी से जो जितनी भी रिवर है सारी रिवर उसी से बनती है, एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशियन, और वो लास्ट में अल्टीमेटली समुद्र में जाके मिल जाती है। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेस्ड बाई फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में फिर से स्नो पड़ेगी और जो आपकी बर्फ मेल्ट हुई है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएगी, दोबारा से फिलअप हो जाएगी। वाटर इन ओशन रिवर एंड लेक गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन। जैसा बताया गर्मियों में सन निकलेगा, सन से पानी गर्म हो जाएगा, रिवर में भी गर्म होगा, लेक में भी गर्म होगा, ओशन में भी गर्म होगा। अब पानी गर्म होगा तो वो क्या करना, क्या करेगा, एवापोरेट होगा। एवापोरेट होगा तो उसकी वाटर वेपर बनेंगी जो कि कहाँ जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। और इनसे ही ट्री और प्लांट के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन के टाइम में वाटर इवेपोरेट होता है। व्हेन वाटर वेपर राइज अप, वाटर वेपर गैस है तो ऊपर उठेगी, सीधी सी बात है, और ये फिर कूल डाउन हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर मौसम ठंडा मिलेगा, ये क्या है, कूल डाउन होकर कंडेंस हो जाएगी। आपने कंडेंसेशन पढ़ा है ना, ये कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्म में जम जाएगी। कोई डस्ट पार्टिकल होंगे ऊपर एयर में, उन डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये कंडेंस हो जाते हैं जनरली। वाटर की जो ऊपर ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्योर वाटर के नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी डस्ट के पार्टिकल पे चिपके होते हैं। क्लाउड्स केवल प्योर वाटर के नहीं बने होते, क्लाउड्स में डस्ट भी होता है जिसके इर्द गिर्द ये वाटर वेपर जाके कंडेंस होती है, और फिर दोबारा से क्लाउड बनेंगे, उनसे फिर रेन होगी, स्नो गिरेगी, हेल गिरेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परसिपिटेशन। मतलब आसमान से पानी किसी भी फॉर्म में अर्थ पे आ रहा है, चाहे वो स्नो की फॉर्म में हो, रेन की फॉर्म में हो, हिल की फॉर्म में हो, इस प्रोसेस को परसिपिटेशन कहते हैं, चाहे वो ड्यू की फॉर्म में क्यों ना हो। ड्यू भी गिरती है ना, वो भी परसिपिटेशन ही है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर upward as water vapor and downward through precipitation, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle। इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, जो पानी की मूवमेंट हो रही है, पहले पानी ऊपर जा रहा है, फिर वाटर वेपर बन के फिर जम जा रहा है, फिर बारिश होकर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आ जा रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या हेल, और फिर से वो सेम चीज़ स्टार्ट हो जा रही है कि पानी गर्म हो रहा है, वोकर बन के ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं, कि मतलब पानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे पूरा गोल गोल आके ख़त्म हो गया, इसी को ये साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो इससे होता क्या है, इससे जो रिवर्स का, लेक का, ओशियन का पानी है वो रिप्लेनिश हो जाता है, और कुछ पानी अर्थ पे क्या होता है, कंजर हो जाता है। हमने सी के नीचे, ये लैंड के नीचे भी पानी है ना हमारे, तो जो ये कंजर होता है वो लैंड के नीचे कंजर होता है। तो रेन वाटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्लो इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड ओशन, और सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जो वराहमिहिर थे, जो 600 एडी में 600 एडी में इंडिया में बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे उस टाइम पे, जो कि एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियंस भी थे। वराहमिहिर का नाम आप बहुत बहुत बार सुनोगे, जो कि उज्जैनी, उस टाइम पे उज्जैनी बोलते हैं, अभी उज्जैन है मध्य प्रदेश में। तो उज्जैनी नगरी में वो रहते थे, उज्जैनी के राजा के यहाँ पे उसके दरबारी थे। तो इन्होंने अपने एक बुक लिखी थी, बृहत संहिता। बृहत संहिता में इन्होंने कि सीजन का प्रिडिक्शन, रेनफॉल का, कि किस सीजन में रेनफॉल होती है, कहाँ कहाँ होती है, उसका पूरा मेथड इसमें समझा रखा है इन्होंने। हिज प्रिडिक्शन ऑफ सीजनल रेनफॉल वर बेस्ड ऑन द फैक्टर, किस किस फैक्टर पे बेस्ड थी है, क्लाउड की फॉर्मेशन पे, विंड के पैटर्न पे, स्टार्स की पोजीशन पे, स्टार्स और मून की, और बाकी नेचुरल फिनोमिना उन्होंने ऐड करके ये सारी चीज़ें बनाई थी, जो कि बहुत सटीक थी उस टाइम में। जब तक कि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भी हमारे यहाँ के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उन्नत थे। अब आपने देखा होगा कि बहुत गांव में, शहर में हैंडपंप और वेल्स, कुएं से पानी बाहर निकालते हैं, ग्राउंड वाटर। तो ये ग्राउंड वाटर एक्चुअल में आता कैसे है, कहाँ से आता है?
और कैसे ये अर्थ में नीचे कहाँ से आया है, कैसे पहुंचा है। तो इसके लिए एक्टिविटी 7.5 है। इससे आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे कैसे ये पानी नीचे जाता है और कहाँ जाता है कैसे। तो सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर पानी कैसे सीपेज होकर अंदर जाता है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें आप 3 बेकार बोतल लोगे, उसमें एक में क्ले डालोगे, एक में सैंड डालोगे, एक में ग्रेवल में पत्थर के टुकड़े डालोगे, और उनमें तीनों में आप सेम क्वांटिटी में 1-1 लीटर पानी डालोगे। कुछ भी किसी भी अमाउंट में डालो, 1 गिलास डाल लो, इसमें आपने पानी डाला। अब आप देखोगे कि क्ले में पानी बहुत धीरे धीरे वो करेगा, क्ले और सैंड में बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, जबकि ग्रेवल में, पत्थरों में जगह रहती है बीच में स्पेस, तो एकदम से पूरा नीचे आ जाएगा जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। इसको आप खुद करके देखना, करके देख सकते हो, इतना बड़ा वो नहीं है। तो ये देखो, जैसे यहाँ फोटो में, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ग्रेवल्स होते हैं, ग्रेवल्स के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ तो पाते नहीं, तो पानी इसलिए आसानी से नीचे आ जाता है। अब अर्थ में क्या है, ग्रेवियल भी है, सोयल भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ग्रेवियल और सोयल में दोनों में मिक्स होके पानी नीचे जाता है, फिल्टर होकर। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जैसे ज़मीन पे कहीं पॉन्ड है आपका, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, रिवर बह रही है, रिवर के आसपास में जहाँ भी पानी वो रुक जाता है, रिवर का पानी वो धीरे धीरे ज़मीन में इनफिल्ट्रेशन होकर नीचे, या बारिश का पानी है वो इनफिल्ट्रेशन होकर नीचे जाता रहता है ज़मीन में। और वो जाके कहाँ, फिर नीचे तो चला गया, नीचे जाके वो पानी कहाँ पर उसका पूरा एक स्रोत बनेगा कि जहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होगा। The water that seeps through gates stored in pore space of sediment and opening of rock beneath the surface as groundwater। वहाँ पे जहाँ पे पोर होगी, जगह होगी नीचे, रॉक्स होंगी, पत्थर होंगे छोटे, उनके बीच में पूरा एक जगह मिल जाएगी, वहाँ पे पानी जाके इकट्ठा हो जाएगा। जैसे इसमें पानी, जैसे इसमें देखो दिखाया गया है पूरा, कि ऊपर ये क्या है, ग्रेवेल है, सोयल है, उसके बीच में को थ्रू पानी धीरे 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 नीचे जाता है, और नीचे जाके इसको क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जा रहा है और एक्वीफर में जाके इकट्ठा हो जा रहा है पूरा पानी। ठीक है। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेस आर कॉल्ड एक्वीफर्स। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिगिंग वेल और ड्रिलिंग बोर वेल सिंक टू एक्वीफर्स। तो हमें ज़मीन से पानी निकालने के लिए हमें कहाँ तक बोर करना पड़ता है, एक्वीफर लेयर तक। जहाँ भी ये एक्वीफर्स लेयर हर जगह अलग अलग होती है, जहाँ समुद्र, जहाँ ये नदियाँ बहुत ज़्यादा बह रही हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक्वीफर लेवल थोड़ा ऊपर होता है। और जहाँ पर सूखा है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, ड्राई है, या पहाड़ है, वहाँ पर ये एक्वीफर्स लेवल थोड़ा नीचे होता है। दिस वाटर में बी फ्यू मीटर टू 100 मीटर बिलो द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। जैसा मैंने बताया, लोकेशन तो लोकेशन डिपेंड करता है, कहीं कुछ मीटर भी होगा, कहीं तो कई किलोमीटर तक भी नीचे होगा। हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। अब देखो, इन्फिल्ट्रेशन से तो नीचे जा रहा है, तो ये अनलिमिटेड नहीं है, ये बहुत लिमिटेड है। तो ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट, तो अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एडिशनल डिक्रीज वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज कंक्रीट सरफेस इन अर्बन एरिया। इसलिए, और इसके 2 कारण और हैं, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा जो वेजिटेशन कवर है, पेड़ों की जड़ों से नीचे तक जाता है पानी, वो भी, पेड़ भी खत्म हो रहे हैं, वेजिटेशन भी खत्म कर दे रहे हैं, वनस्पति भी। और तीसरा, कि शहर में जो सरफेस है, पहले कच्ची सरफेस होती थी, बारिश गिरी, कच्ची सरफेस ने पानी पिया, और वो पानी धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन होकर नीचे एक्वीफर लेयर में चला गया। लेकिन अब सब जगह पक्का कर रखा है हमने, सड़कें बना रखी हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट में पानी नीचे कैसे जाएगा, वो तो वेस्ट ही जाएगा, पूरा वेस्ट होके कहीं नाले नदियों में को मिल के और समुद्र में चला जाएगा, जिसका हमें कोई यूज है नहीं। तो जो ग्राउंड वाटर है वो रिफिल नहीं हो पाता है। इसलिए टू एड्रेस दिस रेन, उसके लिए क्या करते हैं शहरों में, क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और रिचार्ज पिट्स बनानी चाहिए, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सके, जिससे जितना भी पानी है वो पूरा पूरा नीचे ग्राउंड में जा सके। हैज़ द वाटर साइकिल इंश्योर्स दैट ग्राउंड वाटर सोर्स आर रिचार्ज, देयर बाई हेल्पिंग टू इंश्योर ए सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। सिंस वाटर स्कार्सिटी मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, कमी, पानी की कमी से लाइफ डिफिकल्ट होती है। आपको सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पानी के यूज होते हैं,
वो सबको है। डेवलप डिफरेंट वे टू कंजर्व वाटर। पानी की कमी से लाइफ डिफिकल्ट होती है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेथड डेवलप किए हैं पानी को कंजर्व करने के। इसमें एक एग्जांपल नीचे दिया गया है लद्दाख का। लद्दाख में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो गर्मियों में तो ठीक है, बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघल के हमको पानी मिल जाता है, बट सर्दियों में तो उल्टा बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ को कैसे मेल्ट करेंगे, वो पानी कहाँ से मिलेगा उनको, और बर्फ़ भी फिर उनके पास में चाहिए अपने। ऐसा नहीं कि कहीं दूर से जाके साफ़ सुथरी बर्फ़ चाहिए। तो इसमें क्या बनाते हैं वहाँ पे लद्दाख में, आइस स्तूप बनाते हैं हम। आइस स्तूप में वो करते क्या है कि ऊपर पहाड़ की चोटी से जो बर्फ़ है जमी हुई है, उसमें से पानी गर्मियों में जब वो पानी पिघलता है तो पाइप के थ्रू उसको, जैसे इसमें दिखाया गया है, लाके ऐसे ऊपर को खड़ा करके छोड़ देते हैं। अब जब पानी पिघलेगा तो पानी इसमें को आएगा। वहाँ पे क्या है, इस गर्मियों में भी समर में भी टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इतना कम रहता है कि जैसे ही वो पानी पाइप में को आके ऊपर से ऐसे गिरेगा, ऐसे फुहारा, तो वो बर्फ के रूम में गिरने में ही उसका टेम्परेचर एक और डाउन हो जाएगा। क्योंकि जब चीज़ आपकी ऐसे बंद है और बंद से वो फुहारे में स्प्लिट होती है, तो उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होके प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और वो दोबारा से बर्फ़ बन जाती है। तो देखो जैसे यहाँ दिखाया गया है, वो बर्फ़ की शेप में एक पूरा ऊंचा, जितना ऊंचा पाइप है उसके पास तक धीरे 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 चारों तरफ एक स्तूप की तरह बन जाता है। तो ये वे अपने पास में ऐसे आइस स्तूप बना के रख लेते हैं सर्दियों के लिए, और इसी आइस स्तूप से वो ले के बर्फ़ जो स्वच्छ पानी है उसको यूज करते हैं। अब आपने इन नट से क्या क्या इसमें पढ़ा है। हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके आपने पढ़े। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट, ये सब मैंने बता दिया आपको। कंडक्शन क्या होता है और कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किस प्रोसेस से होती है, लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र किस प्रोसेस से होती है, और कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल एक्चुअल पार्टिकल के मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र होती है। लैंड और सी ब्रिज इसके एग्जाम्पल हैं। ये एयर में हो रहा है, वो एयर शिफ्ट कर रही है। हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ थ्रू रेडिएशन, अर्थ पे सन की हीट कैसे पहुंच रही है, थ्रू रेडिएशन पहुंच रही है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रांसफर किस प्रोसेस से करते हैं, रेडिएशन से करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, इसको सारे को एक बार आप पढ़ोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर आर यूटिलाइज इन डिजाइनिंग हाउस एंड क्लोथिंग्स। जो हीट ट्रांसफ़र का प्रिंसिपल है, इसको हम कपड़ों के डिज़ाइन करने में या घर को डिज़ाइन करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर साइकिल बताइए, वाटर अपवर्ड एंड वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू precipitation passing through soil, rock, plant, finally return to the water body is called water cycle. The process of surface water seeping through soil and rock is called infiltration. Infiltration आपने पढ़ ली कि जो ज़मीन में रॉक और सॉइल के थ्रू पानी पूरा छन छन के नीचे जाएगा ज़मीन में, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट seeps through and get stored in pore space of sediments and opening in rocks beneath the surface, जिसको एक्वीफर बोलते हैं। एक्वीफर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक दैट स्टोर वाटर इन पोर्स, जैसे बताया, इन पोर स्पेस आर कॉल्ड एक्वीफर्स। तो ये पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन उनमें आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो हर चैप्टर पर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्लैरिफिकेशन के लिए, सुनने के लिए कृपया ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। और कमेंट में आपको कैसी लगी ये लिखना न भूलें। थैंक यू।